नमस्कार, मुंबई के सायन इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों से करेंगे। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में शनिवार के दिन पेट्रोल ने शतक लगा दिया है। आपको बता दें कि मुंबई देश का पहला मेट्रो शहर है जहाँ पर पेट्रोल की कीमतें 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो है वो 100 के पार चली गई है। हालांकि इसके अलावा कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर पहले से ही पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 100 के पार हैं। मुंबई में जिस समय पेट्रोल इतनी महंगी बिक रही है, ये वो समय है जब आम आदमी को लोकल से सफ़र करने नहीं दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। शनिवार के दिन पेट्रोल के दर में 24 पैसे और डीजल के दर में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी का असर ये हुआ कि मुंबई में पेट्रोल अब 100 के पार चला गया है और प्रति लीटर डीजल की कीमत 92 रुपये 17 पैसे हो गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमतें आसमान तब छू रही हैं जब आम आदमी को लोकल से सफ़र करने नहीं दिया जा रहा है। इतना महंगाई बढ़ रहा है और पेट्रोल का भाव भी बढ़ रहा है। गाड़ी तो चलाना ज़रूरी है, गाड़ी के सिवा दूसरा कुछ अपने पास पर्याय भी नहीं है। जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का प्राइस ऑलमोस्ट $100 था, तब हम 90 रुपीज़ दे रहे थे। अब जबकि वो कम हो चुका है, हम उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो क्लियरली गवर्नमेंट इसी से फ़ायदा उठा रही है, इसी से पूरा रेवेन्यू कमाना चाहती है। गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही है कि आगे लॉन्ग टर्म में लोगों को क्या इम्पैक्ट होगा, आपके लॉन्ग ट्रैवल्स पे क्या होगा, आपके जो सप्लाई चेंज मैनेजमेंट में क्या इम्पैक्ट होगा। ये पूरा एक कैस्केडिंग इफेक्ट है जो गवर्नमेंट नहीं देख रही है, या गवर्नमेंट सिर्फ चाहती है कि अभी इस पर सिर्फ जो है कैपिटलाइजेशन किया जाए। 4 मई के बाद से तेल की कीमतों में 15 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है, तो वहीं जनवरी महीने से पेट्रोल के दरों में कुल 11% और डीजल की कीमतों में 14% की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी पेट्रोल की कीमतें 100 के पार पहुंची हुई हैं। पेट्रोल और डीजल में आई बढ़ोतरी का असर आम आदमी की जेब पर पड़ता नजर आ रहा है। ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे और सामान के दाम भी बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट उद्योग से जुड़े लोग भी बढ़ रहे दामों का विरोध करते नजर आ रहे हैं। ये तेल की कीमतें इस महामारी के मौके पर और महंगाई उछले स्तर पर है, कम करके इस उद्योग को और 130 करोड़ जनता को राहत दें। लेकिन अब ये लग रहा है कि जो भी हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो इस अंधी, बहरी, गूंगी सरकार को नहीं समझ आ रही है। कोरोना महामारी की वजह से पहले से ही आम आदमी परेशान है, महंगाई बढ़ी है और आमदनी कम हुई है। ऐसे में पेट्रोल के बढ़े दाम परेशानी को और बढ़ा रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। 6 दिन की पुलिस रिमांड के बाद दिल्ली पुलिस ने ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट में पेश किया, जहां पर उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने सुशील कुमार को सागर के मर्डर केस में मास्टरमाइंड बताया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस की गाड़ियों के इस काफिले में पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय बक्करवाला को दिल्ली पुलिस रोहिणी कोर्ट लाई। साथ ही पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी सुशील की 6 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों की 7 दिन की पुलिस रिमांड और मांगते हुए कोर्ट में दलील दी कि सुशील कुमार इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड हैं। उसके खिलाफ वीडियो मिले हैं और चश्मदीदों के बयान हैं। दोनों आरोपी पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इनसे पूछताछ के बाद कुछ और जरूरी सबूत मिल सकते हैं जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। आरोपियों की 7 गाड़ियां अभी तक जब्त की गई हैं। 4 गाड़ियां किसकी हैं ये मालूम चल गया है। 3 गाड़ियों की जांच अभी चल रही है। सुशील का मोबाइल अब तक बरामद नहीं हुआ है। वारदात में 18 से 20 लोग शामिल थे। बाकी लोगों को सुशील की निशानदेही से पकड़ सकते हैं। सुशील के घर की DVR अब तक नहीं मिली है। आरोपियों ने वारदात के वक्त जो कपड़े पहने थे वो भी अब तक बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि सुशील की लाइसेंसी पिस्टल जब्त कर ली गई है। सुशील के वकील ने पुलिस की रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस मीडिया को जांच से जुड़े सबूत लीक कर रही है, जिस पर रोक लगाई जाए। वारदात में सुशील ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल नहीं किया। मीडिया में पब्लिसिटी के लिए कस्टडी मांग रहे हैं। जो वीडियो CD है
वो भी कोर्ट की निगरानी में सुरक्षित रहे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार और उसके साथी अजय को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब देखना होगा कि अगले 4 दिनों में क्या पुलिस सुशील कुमार के वारदात के वक्त पहने हुए कपड़े, DVR और उसका मोबाइल बरामद कर पाती है या नहीं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आज ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया। हालांकि अभी 45 पार लोग ही यहां वैक्सीन लगवा सकते हैं। 18 पार वालों के लिए जब वैक्सीन आ जाएगी तब यहां उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। नोएडा के सेक्टर 137 के फ्लेक्स अस्पताल में भी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। इसके साथ ही अस्पताल के पास 24 घंटों के लिए वॉक इन कैंप और प्री रजिस्ट्रेशन कैंप भी लगाया जा रहा है। तीनों ही कैंप में 18 से ऊपर वाले सभी लोगों को कोविशील्ड लगाई जाएगी। अस्पताल का कहना है कि उन्होंने रोजाना 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। इसके साथ ही अस्पताल ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर पेड वैक्सीनेशन कैंप लगाने का भी फैसला किया है। हाउसिंग सोसाइटी में वैक्सीन लगाने वालों को एक डोज के 1,050 चुकाने होंगे, जबकि ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन में 900 रुपये खर्च करने होंगे। फ्लेक्स अस्पताल के चेयरपर्सन डॉक्टर DK गुप्ता का कहना है कि अस्पताल को जल्द ही कोवैक्सीन की खुराक भी मिल जाएगी और स्पुतनिक V के लिए भी अस्पताल अप्लाई कर चुका है। फेलिक्स हॉस्पिटल में ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हो रही है। 24/7 वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हो रही है। मैं हॉस्पिटल के पूरे टीम को बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि जनपद वासियों के लिए ये बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। ये एक अच्छे माहौल में उनको एक हैसल फ्री वैक्सीनेशन, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर में जब ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया गया था तो बहुत आज तक बहुत सफलता से वो चल रही है। अतः जो जनता की डिमांड है अधिकाधिक वैक्सीनेशन कराने के लिए, खासतौर पे युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, सबको ये वैक्सीन उपलब्ध हो और जुलाई के अंत तक हमारा लक्ष्य है कि क्योंकि जितने भी नागरिक हैं, जितने भी परिवार हैं, उनमें से कम 1 डोज तो लग जाए, ये हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हुए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आप सबका सहयोग रहेगा तो ज़रूर हम लक्ष्य को अचीव करेंगे। तेलंगाना सरकार ने 5 अस्पतालों को कोरोना मरीज के इलाज करने के लिए जो इजाज़त दी थी उसे रद्द कर दिया गया है। तो वहीं 60 ऐसे अस्पताल हैं जिन्हें ज़्यादा बिल देने के आरोप लगे हैं उन पर और उन्हें नोटिस भेजा गया है। कुछ पीड़ित परिवार वालों की ओर से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पोचम्मा का कहना है कि उसे अपने कोरोना पॉजिटिव बेटे को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए प्राइवेट अस्पताल से सरकारी अस्पताल में मजबूरी में ले जाना पड़ा। उनका कहना है कि अस्पताल हर रोज का 1 लाख रुपए मांग रहा है और वो इतना अपना घर बेचकर भी नहीं दे सकती हैं। हम गरीब हैं, हम इतना खर्च नहीं उठा सकते, इसीलिए हम उसे यहाँ ले आए। तेलंगाना सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दरें तय की हुई हैं, लेकिन कई अस्पताल इसे नहीं मान रहे हैं। ज्यादा बिल लेने के आरोपों के बाद 64 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस और 5 अस्पतालों से कोरोना मरीजों का इलाज करने के अधिकार ले लिए गए हैं। विरिंची अस्पताल का कोरोना मरीजों के इलाज का अधिकार दूसरी बार छीना गया है। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप है। गुरुवार को एक मरीज के रिश्तेदार पर अस्पताल में डॉक्टर पर हमला करने का आरोप है। मरीज की 2 हफ्ते के इलाज के बाद मौत हो गई। मेरे भाई की मौत रात को 9 बजे हुई और सुबह 3 बजे हमें बोलते हैं कि हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे। क्यों? हमें पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने मेरे भाई का गलत ट्रीटमेंट क्यों किया? 16 लोगों पर पुलिस केस दर्ज किया गया है जिन्होंने डॉक्टर पर हमला किया है। पिछले साल मार्च से डॉक्टर, नर्स, मरीज और उनके परिवार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सरकार पर अब ये जिम्मेदारी है कि वो स्वास्थ्य सेवकों का पूरा समर्थन करते हुए मरीज और उनके परिवार के सामने आए चुनौतियों का समाधान करें। हैदराबाद से उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई मौत का आंकड़ा भी जो है अलग अलग है। प्रशासन की अगर माने तो 22 लोगों की इसके वजह से मौत हुई है, जबकि स्थानीय सांसद सतीश गौतम के अनुसार 30 से 35 लोगों की मौत हुई है।
मृतक के परिजनों का भी आरोप है कि प्रशासन की ओर से आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के करसुआ गांव में जहरीली शराब ने कई हंसते खेलते परिवारों को मौत की सिसकियां दे दी हैं। घर में जवान बेटे अजय की मौत से पत्नी बदहवास है और 3 छोटे बच्चे अनाथ। जुड़वा भाई विजय बताते हैं कि गांव में मौत का सिलसिला 2 दिनों से चल रहा है। परसों उन्होंने ड्रिंक की थी और ड्रिंक करने के बाद में उस टाइम तबीयत खराब नहीं थी। कल उनकी काफ़ी तबीयत खराब हुई और हमने मलखान सिंह हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद वहाँ पर ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो उनको रेफ़र कर दिया मेडिकल के लिए और मेडिकल में उनका इलाज चला और वहाँ पर करीब 1 घंटे बाद उन्होंने मृत घोषित कर दिया। पर सुबह जाके मीडिया वाले काफ़ी आए थे तो तब जाके उन्होंने पोस्टमार्टम स्टार्ट किया और देन फिर हमारा भाई का पोस्टमार्टम हुआ। तो मैं तो सिर्फ यही प्रशासन से गुहार करूँगा कि जो आंकड़ा है इतना बड़ा आंकड़ा है लेकिन दिखाया कम जा रहा है। करसुआ गांव से ही सटे इस छोटी सी शराब की दुकान ने शुक्रवार से लोगों को शराब के नाम पर जहर बेचना शुरू किया था। जहरीली शराब पीने से हो रही मौतों पर प्रशासन कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि टैंकर के ड्राइवर नरेंद्र सिंह की शराब पीने से मौत हो चुकी है, लेकिन कई घंटों से उनके चचेरे भाई कार में शव रखकर घूम रहे हैं। सुबह से ही डेड बॉडी यहीं पे है। मैं स्वयं गया था थाने में। एक शर्माजी थे, सरनेम उनका शर्माजी था। उनसे मेरी बात भी उन्होंने कहा कि आप डेड बॉडी को ले जाओ मलखान सिंह हॉस्पिटल। वहाँ से हमारे पास सूचना आएगी तब हम पंचनामा करेंगे। अलीगढ़ के मोर्चरी के बाहर शव के कतार लगे हुए हैं। पोस्टमार्टम में हो रही देरी के चलते परिजनों का गुस्सा बढ़ रहा है। यहीं हमें सुषमा मिली, जिनका दावा है कि अवैध शराब की शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा है, 1 महीने पहले 30 अप्रैल को भाई की मौत हुई है दारू पीने से, जहरीली शराब की वजह से हुई है। अच्छा। उसके पास 3 लड़कियां हैं। हमने खूब शिकायत करी सबसे, कोई गाँव वालों किसी ने सुनी नहीं और आज भी ये इतने मरे तो वो दारू से ही मरे हैं। अब इस हादसे के बाद मौतों के आंकड़े भी प्रशासन और सांसद अलग अलग बता रहे हैं। अभी तक जो घटना के अनुसार जो मुझे सूचना मिली है, सरकारी आंकड़ा के अनुसार 30-35 लोगों की मृत्यु हुई है। अलीगढ़ में जहरीली शराब बेचने के मामले में अब तक आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जहरीली शराब मामले का मास्टरमाइंड ऋषि शर्मा के बीजेपी समेत कई राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण भी हासिल है। यही वजह रही कि 2009 में अवैध शराब के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद फिर से ये शराब व्यवसाय में सक्रिय हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार को हर साल शराब के ऊपर 36,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिलता है, लेकिन उसके बावजूद शराब के नाम पर इनको मौत दी जा रही है। यही वजह है कि हर बार जहरीली शराब से लोगों की मौतें होती हैं और उसके बाद में कुछ अधिकारियों का निलंबन और मुआवजा देकर इस मामले से पल्ला झाड़ लिया जाता है और जहरीली शराब से आए दिन मौतों का सिलसिला चलता रहता है। अलीगढ़ से गौरी प्रसाद और अदनान खान के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के साकेत कोर्ट रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, जिसमें एक महिला जज के ससुर की मौत हो गई। 83 वर्षीय अशोक तलवार की इस हादसे में मौत हो गई। अशोक तलवार एडिशनल सेशन जज पूजा तलवार के ससुर थे। शाम 5:30 बजे आग लगी थी। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर गई थी। परिवार के 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन अशोक तलवार घर के अंदर बेहोश मिले। उनको मैक्स साकेत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अलीबाग से एक जहाज तूफान के दिन भटककर पालघर पहुंच गया था, जिसमें 30 लोग फंसे हुए थे, जिसे कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से बचाया था। जबकि ये जहाज यहीं फंसा रह गया। जहाज के फंसने से तट पर रहने वाले गांव वालों की समस्या बढ़ गई है। तेल का रिसाव लगातार हो रहा है। ऐसे में मछुआरों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है।
असम के चाय के बागानों में कोरोना के मामले 300% तक बढ़ गए हैं और यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों को अब कोविड केयर सेंटर में ले जाया गया है, उनका वहाँ पर इलाज चल रहा है। इस बीच एक PIL भी अदालत में मौजूद है, जिस पर 31 मई से पहले असम सरकार को जवाब देना है कि आखिर इस तरह से मामले क्यों बढ़े हैं। लिहाजा सरकार की ओर से भी कोई कसर फिलहाल सरकार छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। रत्नदीप चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। 47 साल की मंजू तांती अपना हौसला बनाए रखने के लिए गाना गा रही हैं। वो तिनसुकिया के टी स्टेट में चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। ये चाय की पत्तियां को इकट्ठा करने का समय है। तमाम तरह की पाबंदियों के बावजूद चाय बागान में काम करने की इजाजत है, लेकिन मंजू, जिनके 2 बच्चे हैं, डरी हुई हैं। उनके साथ काम कर रहे 30 लोग पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। डर तो लग रहा है, जो बागान में हमारा साथ इतना आदमी हम लोग काम करते हैं, हुआ है बहुत कम हुआ है, लेकिन हमारा बागान में बहुत ज़रूरी है ये वैक्सीन लाने के लिए। ये सभी की ज़रूरत है। ऐसे बिना वैक्सीन में तो कब कहाँ कब कैसे हो जाए इसको तो किसी को पता नहीं चलता है। चाय बागान में जिस जगह पर मजदूर रहते हैं उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। संक्रमित मरीजों का इलाज बागान के अंदर कोविड केयर फैसिलिटी में हो रहा है। पहली लहर में शायद ही कोई केस सामने आया, लेकिन इस बार 30 संक्रमित हैं। टीकाकरण हो रहा है, लेकिन उसे तेज करना होगा। ऐसा लगता है कि वायरस तेजी से फैल रहा है। असम सरकार के मुताबिक राज्य में 800 चाय बागान हैं, 370 कोरोना से प्रभावित है। वहीं सिर्फ 271 में कोविड केयर सेंटर है। 28 मई तक दूसरी लहर में 6146 चाय बागान मजदूर पॉजिटिव आए थे। 43 की मौत हुई है। पिछले 10 दिनों में चाय बागान के मजदूरों में कोरोना केस 300% बढ़ा है। मौतें भी 3 गुना ज्यादा हुई हैं। 57 नए कोविड केयर सेंटर बने हैं, लेकिन प्रभावित 29 टी गार्डन में कोविड केयर सेंटर नहीं है। 43% मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन अभी भी 3500 एक्टिव केस हैं। टी ट्राइब कल्याण मंत्री लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे बीमारी को फैलने से रोका जा सके। बागान पे एक कमेटी कर दिया गया है और वो लोग देख रेख कर रहे हैं, ताकि हम सभी जो जानकारी है वो साथों साथ हम हासिल कर सके, और वैक्सीन लेना हो या टेस्टिंग करना हो, इसमें भी वो कमेटी सभी को सहायता कर रहा है। जो पॉजिटिव मिला उनको हम लोग हॉस्पिटलाइज करके रखे हैं, लेकिन उनका लड़का बच्चा के लिए खाना पीना के लिए सरकार का तरफ से पूरे घर का राशन के लिए 2000 रुपया दिया जाता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट में दाखिल PIL पर राज्य सरकार से चाय बागानों में कोरोना के हालात पर लिखित जवाब 31 मई से पहले मांगा गया है। तिनसुकिया से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।